वेलकम टू सिविल्स ओनली बीपीएससी स्पेसिफिक बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जहां पे कि मेजर इंसिडेंट्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो कवर किए जाएंगे और ऑब्वियसली फैक्ट्स पे भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बिहार की पृष्ठभूमि की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार 17वीं शताब्दी से ही ट्रेड के लिए एक फेमस सेंटर रहा है। ब्रिटिशर्स के लिए ही नहीं बल्कि और भी यूरोपियन इन्वेडर्स के लिए, चाहे डच, फ्रेंच, सब के लिए। तो जो 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी वहीं से बिहार की तरफ अट्रैक्टेड रहे कौन? यूरोपियंस। तो जो बिहार में पटना सेंटर है, पटना के अलावा भी सेंटर से वो भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो पटना सेंटर रहा है वो सॉल्ट पीटर यानी गन पाउडर, जो कि गन्स में यूज होता है, गन पाउडर में, बारूद में भी यूज होता है, गन पाउडर के लिए ये फेमस रहा है। यहाँ पे रिफाइनमेंट भी होता था, ठीक है। वो कहाँ होता था हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट्रीज वगैरह भी सेटअप किया गया था यहाँ पे। तो ये 17th सेंचुरी से ही बिहार फेमस था इनके बीच। बिहार एक पार्ट था बंगाल का, एज ऑल ऑफ यू नो। और 1912 में बिहार इस्टेब्लिश हुआ था 22 मार्च। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बहरहाल सॉल्ट पीटर के लिए पटना बहुत फेमस था। और पटना के अलावा अगर एरियाज़ आप मैप पे देखें तो पूर्णिया, सारण, तिरहुत जो मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, हाजीपुर, ये सभी जो सेंटर्स थे वो सॉल्ट पीटर के लिए फेमस थे। अगर अर्लियर फैक्ट्रीज़ की बात करें तो बिहार में फ्रेंच को छोड़कर डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और डेंस किनको कहा जाता है, जो पीपल बिलोंग करते हैं डेनमार्क को, उनको डेंस कहा जाता है। इन तीनों ने पटना में और पटना के अलावा कुछ जगहों पर फैक्ट्री अपना लगाया था, ठीक है। जैसे कि छपरा जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि रिफाइनमेंट, सॉल्ट पीटर के रिफाइनमेंट के लिए, तो उन्होंने छपरा में भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। किन्होंने? डच ने, राइट। तो इन लोगों ने अपना यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो डच ने 1632 में स्पेसिफिकली पटना की बात करें तो अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1657-58 के बीच, और डेंस ने 1774-75 के बीच, ठीक है। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ पटना कॉलेज, जैसे आप लोग जो सुन रहे हैं जो बिलोंग करते हैं बिहार से, और आपने कहीं पटना कभी गए हो या पटना कॉलेज आपको पता हो, इसके पीछे गंगा घाट है। तो वहाँ पे वो जो पटना कॉलेज का नॉर्दर्न इलाका है, वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट है, डच ने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। और इन सब के अलावा अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें, जो गन पाउडर की बात कर रहे थे हम लोग फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की, इन सब के अलावा पटना कॉटन, सिल्क गुड्स, अफीम के लिए भी, ओपियम और शुगर के लिए भी एक मुख्य सेंटर रहा था। तो ये तो हो गया खैर पृष्ठभूमि अगर पूरे यूरोपियंस की बात करें तो। बट स्पेसिफिकली जो इफेक्ट रहा है बिहार के ऊपर वो ब्रिटिशर्स का रहा है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार। तो देखिए, बिहार में अगर ब्रिटिश के आगमन की बात करें या फिर किस तरीके से बिहार को अपने कब्जे में लिया ब्रिटिशर्स ने, तो इसका एक ट्रिविया हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि 1715 में जॉन सरमन, जो कि एक इंग्लिश था ऑब्वियसली, और क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं तो जॉन सरमन एक इंग्लिश था। वो एक सेक्रेटरी और एक फिजिशियन, मतलब एक डॉक्टर कह लें, उसके साथ वो कहाँ पे आया था? फर्रुखसियार के दरबार में। फर्रुखसियार कौन थे? मुगल शासक थे उस वक्त। 1715 में दरबार में, ठीक है। और किसी कारणवश फर्रुखसियार बीमार हुए, और जो हैमिल्टन थे, मतलब जॉन सरमन के साथ जो आया था 1715 में, उसने फर्रुखसियार का इलाज किया। फर्रुखसियार ठीक हो गए। फर्रुखसियार ठीक हुए और खुश होकर उन्होंने क्या किया? 3 अलग अलग फरमान जारी कर दिए। किसको? जॉन सरमन को, क्योंकि हेड वहाँ पे कौन था? जॉन सरमन। तो अलग अलग जो फरमान जारी किए वो किन जगहों के लिए था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के लिए, ठीक है। इन तीनों जगहों के लिए अलग अलग फरमान जारी कर दिया। बट फरमान की मुख्य बात क्या थी? यहाँ पे ये चाहते तो कॉइन्स भी जारी कर सकते थे अपना, और टैक्स फ्री ट्रेड, जो मेन सिरदर्द रहा आगे चल के, ठीक है, आप देखेंगे, टैक्स फ्री ट्रेड की भी इजाज़त देती थी। अच्छा, अगर टैक्स फ्री ट्रेड की बात करें, फरमान की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक गोल्डन फरमान अगर आप लोगों ने नहीं सुना है और कुछ लोग जानते भी होंगे, गोल्डन फरमान किसने जारी किया था? गोल्डन फरमान 1632 में, ये एक्चुअली गोलकुंडा की बात मैं कर रहा हूँ, साउथ की बात कर रहा हूँ। गोल्डन फरमान 1632 टू गोलकुंडा के सुल्तान, क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसको जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब किया था? 1632 में। और इसका परिणाम क्या हुआ? मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्रीज बंद थी उसको रीओपन करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता मिली, ठीक है। तो गोल्डन फरमान 1632 के अंदर सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के, उसने फरमान जारी किया था। गोल्डन फरमान किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। जस्ट फॉर ए फैक्ट मैंने सोचा आपको मैं फरमान के बारे में बता रहा हूँ, तो गोल्डन फरमान भी हो सकता है पूछ लें, तो आप ही याद रखें, ठीक है। तो टैक्स फ्री ट्रेड की इजाज़त देती फरमान के थ्रू, और इसके अलावा कॉइन्स भी जारी करने की इजाज़त मिल गई। तो ये कब मिली? 1715 में नहीं मिली। 1715 में जॉन सरमन आया था उन दोनों के साथ, हैमिल्टन जो फिजिशियन था और एक सेक्रेटरी के साथ। बट फरमान कब उसको मिला 1717 में, ठीक है, 1717 में, 1717 में।
जॉन सरमन, ठीक है। अब आप कहानी में देखिए आगे क्या मोड़ आता है। अब जब इन्हें फरमान मिला, फरमान मिलने के बाद जो इंग्लिश थे इन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बादशाह तो बैठा दिल्ली में और ट्रेड जो सेंटर है वो इनका बन गया बंगाल, मेन ट्रेड सेंटर, ठीक है, किनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहीं पे हुगली है, ठीक है, ये जो मेन ट्रेड सेंटर है बंगाल, वो इसलिए बना क्योंकि जो हुगली पोर्ट है वो इनका मेन पोर्ट था, ठीक है, यहाँ से ये सामान ले जाया करते थे, ट्रेड करते थे। इन्होंने इस फरमान का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया दस्तक के रूप में, और दस्तक क्या था, फ्री पास था। अभी अपना करने लगे मनमाना, ठीक है। लेकिन उस समय जो बंगाल है, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने बोला बंद करो ये सब, अगर तुम्हें फरमान मिला है तो ठीक ढंग से इसका इस्तेमाल करो। ये जो फ्री पासेस जो इस्तेमाल कर रहे हो अपने फैमिली के लिए भी, ये सब गलत है, ठीक है, इसको रोको। इन्होंने बात नहीं मानी सिराजुद्दौला, ठीक है, किन्होंने, अंग्रेज ने। गुस्से में आके सिराजुद्दौला ने क्या किया, 140 से अधिक जो वॉर प्रिजनर थे अंग्रेज सिपाहियों के, उनको 140 से अधिक, ठीक है, एक ही कमरे में बंद कर दिया रात भर। और जब सुबह खोला तो ये डेटा क्लियर नहीं है, बट आप 20 से 25 मान सकते हैं, 20 से 25 जो सैनिक थे, जो वॉर प्रिजनर थे, उनको छोड़कर बाकी कोई नहीं बचा था। इसी इंसिडेंट को, इसी इनफेमस इंसिडेंट को, या फेमस इंसिडेंट जो कह ले, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, ठीक है, इतने सारे लोग मर गए। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था जो साउथ की तरफ अपना अभियान चला रहा था, उसको गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, जो एक्चुअली वो बंगाल का पहला गवर्नर ही बना था, ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था। वैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जब इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री की जब ऑप्शनल क्लास कभी स्टार्ट होगी, अब हिस्ट्री के बारे में इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव कैसे एक क्लर्कियल पोस्ट से एक जनरल बना था और बाद में जाके गवर्नर ऑफ बंगाल भी नियुक्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो वो जलवा आप रॉबर्ट क्लाइव का देखेंगे कि उसको कितना दिमाग वाला था। तो ये वही रॉबर्ट क्लाइव है। ये इसने क्या किया, बंगाल की तरफ रुख किया और नवाब के खिलाफ यानी सिराजुद्दौला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लासी। कैसे शुरू हुआ देखेंगे हम लोग, 23 जून 1757, ये नोट कर लिया आपने दिमाग में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, टू बी प्रिसाइज 23 जून, 23 जून को, ठीक है। अब इस बैटल में हुआ क्या था, जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र, इसका एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे विभीषण का एग्जाम्पल लेते हैं ना हम लोग, कि उसने कैसे धोखा दिया था अपने भाई को। मीर जाफ़र ने अपने मालिक को धोखा दिया था, मतलब सिराजुद्दौला को, और वो जाके मिल गया किसके साथ, ये कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, ये जाके मिल गया रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जो कि लीड कर रहा था किसको, कंपनी के आर्मी को। और किस प्रॉमिस पे, कि अगर सिराजुद्दौला को हराने में हमने आपकी मदद की, ये कौन कह रहा है, मीर जाफ़र, ये डील कर रहा है इंग्लिश के साथ, तो हमें आप गद्दी पे बिठाएंगे, नवाब बनाएंगे। उसने कहा हाँ ठीक है, आप मदद करो हमारी, अगर जीत गए तो यू विल बी द बॉस ऑफ बंगाल, ठीक है। वही हुआ, मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया। जब आपके प्रधानमंत्री आपको धोखा दे दे तो क्या होगा आपके राज्य का, ठीक है। सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला को मार दिया गया, किसके द्वारा, मीर जाफ़र का ही बेटा था, कौन, मिरान, ठीक है। अब जब हार गया, मतलब कि हार तो गया सिराजुद्दौला, लेकिन 1757 का जो वॉर है, बैटल ऑफ प्लासी, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर नॉट ओनली बिहार और बंगाल बट फॉर इंडिया टू, ठीक है। और आगे चल के तो बक्सर में तो वो तो एक डिसिसिव वॉर था। तो बंगाल और इवेंचुअली भारत पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल सुदृढ़ हुआ, किसके कारण, 23 जून वाला जो वॉर हुआ था, कौन सा हुआ था, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। अब सिराजुद्दौला को हमने आपको बताया कि जो मीर जाफ़र का बेटा था मिरान, उसके द्वारा मार दिया गया। और यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो असल में ड्रेन ऑफ वेल्थ हम लोग पढ़ते हैं ना, कि जो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे डिफरेंट फॉर्म्स में, वो जाने लगे कहाँ, जहाज़ों से भर भर के, हुगली पोर्ट से होते हुए, बॉम्बे से होते हुए, कहाँ जाने लगे, ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि अब तो बंगाल में जो मेन जो पोर्ट ये लोग यूज़ करते थे, अब तो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था इनको, क्योंकि मीर जाफ़र तो इनका पपेट था, ठीक है, कठपुतली की तरह था। हालांकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का फ्री ट्रेड राइट्स दे रखा, बट मिरान की हत्या हो, मिरान का डेथ हो गया था एक्चुअली। मिरान कौन था, मिरान बेटा था मीर जाफ़र का, ठीक है, ये मीर आप सुनते रहेंगे, मीर जाफ़र का बेटा मिरान। अब जब मिरान की मृत्यु हुई तो मीर जाफ़र का ही दामाद था, सन इन लॉ, कौन, मीर कासिम। मीर कासिम यहाँ दगेबाज निकला, एक से एक दगेबाज भरे पड़े हैं। मीर कासिम ने क्या किया, जो क्लाइव है अंग्रेज़ जो है, उससे जाके इसने डील कर लिया कि ठीक है, मीर जाफ़र आपको राइट्स दे रखा है, लेकिन मीर जाफ़र से ज़्यादा आपको राइट्स देंगे, हम ज़्यादा रियायतें देंगे, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है मीर कासिम। कौन है मीर कासिम, मीर कासिम है मीर जाफ़र का ही दामाद, ठीक है। उसने अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए ऐसा कह दिया।
अब मीर कासिम को गद्दी पे तो बिठा दिया गया, मीर कासिम निकला पलटू राम। मीर कासिम ने क्या किया, ये जो एरिया है मिदनापुर, चितागांव और बुर्दवान, ठीक है, याद रखिए मिदनापुर, चितागांव और बुर्दवान, इसकी ज़मींदारी राइट्स उसने अंग्रेज़ों को दे दी खुश करने के लिए। अब प्रॉमिस तो कर रखा था, कुछ तो करना था ना, तो ये इसने ज़मींदारी राइट्स दे दी इन तीनों इलाकों की। लेकिन कुछ ही समय के बाद अंग्रेज़ों को क्या पता चलता है, मीर कासिम वॉज डैम कॉम्पिटेंट, मीन्स वो बहुत कॉम्पिटेंट पर्सन था, शासक के तौर पर बहुत अच्छा निकला। और यही नहीं, बल्कि मीर कासिम ने कुछ रेवेन्यू मिलिट्री रिफॉर्म्स भी कर दिए चुपके चुप, मतलब ही वॉज गोइंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ ब्रिटिशर एक्चुअली में। और जब ये पता चला तो ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया। पता इसने क्या किया था, 1763 में जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जब इन्होंने एक्चुअली वो दिल है हिंदुस्तानी वाली बात, मतलब धोखा तो दे दिया, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ हुआ या पहले से शायद इसने प्लान कर रखा होगा, या आई थिंक वो बाद में ही आया होगा कि नहीं नहीं, जो ये ब्रिटिशर्स ये तो है तो बाहर के, तो हमें इंटरनल ट्रेडर्स मतलब इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसने क्या किया, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, जैसे इसने इंटरनल ट्रेड पर ड्यूटी हटा दिया, तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिल गया, तो उनके इंटरेस्ट को इसने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रेडर्स, ठीक है। और जो दस्तक का मिसयूज़ था उसको रोकने की भी इसने कोशिश की, और साथ ही अपना जो राजधानी था कि रोक टोक ना हो सके, मुर्शिदाबाद से उठा के बिहार का जो इलाका है मुंगेर, वहाँ पे कर दिया, ठीक है। इतना सारा तो इन्होंने कांड कर दिया, किसने, मीर कासिम ने। कौन है मीर कासिम, दामाद है किसका, मीर जाफ़र का, ठीक है। और मीर कासिम की कॉम्पिटेंसी और मीर कासिम के द्वारा ली गई जो स्टेप्स थे अगेंस्ट द विशेस ऑफ ब्रिटिशर्स, तो यूँ कह लें कॉम्पिटेंसी ऑफ मीर कासिम प्लस पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स बाय द मीर कासिम इज इक्वल टू बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब, 22 अक्टूबर 1764, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लो। टू बी वेरी प्रिसाइज, 22 October 1764, not only 1764, here the year is not important only, but the date is also important because you are giving the examination of state PCS, I mean BPSC और UPPSC whatever, वहाँ पे डेट भी पूछ दिया जाता है, तो आपको डेट भी रखना, एक 23 जून, एक 22 अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे हुआ बैटल ऑफ बक्सर, कारण क्या था, कारण था मीर कासिम की कॉम्पिटेंसी, उसके द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव जो कह लें। अब कहानी में देखिए आगे क्या मोड़ आता है, यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या हुआ। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने या इंग्लिश ने, कंपनी ने। सिराजुद्दौला को किस बैटल में हारना पड़ा, बैटल ऑफ पलासी, कब हुआ, 23 जून 1757 में। सिराजुद्दौला को हटा के किसको बैठा गया, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र कौन था, कमांडर इन चीफ था, किसका, सिराजुद्दौला को, उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इसलिए हार गया सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र को हटाया और फिर किसको बैठाया, मीर कासिम को। कौन था मीर कासिम, सन इन लॉ था, दामाद था, किसका, मीर जाफ़र का, ठीक है। तो मीर जाफ़र एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं है कि इसको, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी कुछ नुकसान पहुंचा रहा था, उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। मीर जाफ़र तो अपना बैठा हुआ था, काले अंगूर, नाच गाना, मस्ती और राइट्स नहीं रखा था, है ना। तो ये तो अपना धुन में था, इसको क्या पता था कि हमारा दामाद ही हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। मीर कासिम, उसको हटा दिया, मीर कासिम को बिठा दिया, और मीर कासिम ने क्या कर दिया, खेल, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुर्शिदाबाद से जब इसने कर लिया ट्रांसफ़र का मुंगेर, तो दो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं इस कहानी में, एक है मेजर एडम, एक है मेजर नॉक्स, KNOX, मेजर नॉक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मुंगेर और पटना पर कब्जा कर लिया। अब जाहिर सी बात है क्लाइव के कहने पे किया होगा या कंपनी के कहने पे किया होगा। अब इस डर से मीर कासिम ने क्या किया, बिहार छोड़ दिया और चले गए अवध। अवध क्यों चले गए, क्योंकि वहाँ पर बैठे थे दो और लोग, कौन कौन, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब, और शाह आलम सेकेंड, कौन थे, ये मुग़ल शासक थे या यूँ कह लें सक्सेसर थे, कहने के लिए बस वो पेंशनर थे ब्रिटिशर्स के। उनको इन्होंने ब्राइब किया, यूँ कह लें पैसे दिए, बोले हमारी हेल्प करें आप बंगाल को वापस लेने में, ठीक है। और 10 लाख रुपए, मतलब एक सोर्स के हिसाब से कह लें 10 लाख रुपए इन्होंने शुजाउद्दौला को दिया, 17 लाख के करीब किसको दिया, शाह आलम द्वितीय को दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रुपए लेके ये दोनों आदमी राज़ी हो गए कि चलो हम आपके बंगाल को वापस दिलवाते हैं। तो इन तीनों ने, यानी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड। अच्छा, शुजाउद्दौला सिराजुद्दौला हम कन्फ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला पहले लड़ा, मर गया वो, कौन से युद्ध में, बैटल ऑफ पलासी, 23 जून 1757। अब ये शुजाउद्दौला ये है किस में, ये तिगड़ी में, जिसमें शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम लड़ रहा है, ठीक है। तो मीर कासिम मीर जाफ़र में भी आप मत होना कन्फ्यूज, क्योंकि असली धोखेबाज मीर जाफ़र था, मीर कासिम तो दामाद था, उसके ही कदम पे चल रहा था, ठीक है। तो 10 लाख 17 लाख रुपए दे के शुजाउद्दौला शाह आलम सेकेंड को अपने पाली में कर लिया और चले गए लड़ने के लिए। अब इन तीनों यानी कि मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला ने ब्रिटिश के खिलाफ बक्सर में युद्ध किया, वही 22 अक्टूबर 1764 में। और क्या हासिल हुआ इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसमें ये लोग हार गए।
ऑल्दो दे लॉस्ट दिस बैटल टू ब्रिटिशर्स, और परिणाम स्वरूप मीर जाफ़र को फिर से बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया गया। ऑब्वियसली वो तो इसलिए बैठा हुआ ही था, बट जो डी फैक्टो रूलर था कौन था, वो अभी भी ब्रिटिशर्स ही था। और जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा है उस पर फिर से रूल किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया पूरी तरह से। लेकिन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। 1765 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, आप याद रखना। ये 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद नज़मा उद दौला ये पर्सन अब एंटर हो रहा है, बस थोड़े से समय के लिए आपको ध्यान में रखना है। इसको नवाब बना दिया गया, बट 1765 में जब बनाया तो 1772 में इसको बोला अब हटिए यार, खुद कंट्रोल लेते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। तो 1765 में आगे 1765 और ज़रूरी है एक्चुअली, वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमें देखना है तो देखेंगे अभी जस्ट। बट 1765 के बाद 1772 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कोई किसी को याद होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप पढ़ रहे होते हैं ना हिस्ट्री, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसके जस्ट एक साल पहले 1772 उसमें पेंशन ऑफ कर दिया गया नज़मा उद्दौला को, और बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल किसी हाथ में आ गया, कंपनी में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में या ब्रिटिशर्स के हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल कब आया बंगाल का या बिहार का, ही देख लें तो 1772 में। अच्छा, बीच में क्लाइव में कुछ काम आ गया होगा तो वो घर वापस चले गए थे इंग्लैंड, घर वर चले गए होंगे अपने फैमिली से मिलने के लिए, एक्चुअली बुलाया गया था उन्हें, बट 1765 में वो वापस आ गए थे, ठीक है। 1764 में जब जीत हुई थी उनकी तो उसके बाद वो चले गए थे इंग्लैंड थोड़े दिनों के लिए। 1765 में फिर वापस आए। आने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली उनका जो टैक्टिस है वो, आप मैंने बोला ना, आप जब हिस्ट्री को शुरुआत से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, तो उसमें आप रॉबर्ट क्लाइव को पाएंगे कि ये कितना दिमाग वाला आदमी था, ठीक है। ये और एक डुप्लेक्सी फ्रेंच का जनरल था, ठीक है। तो डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो वापस आए तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अभी एक्सेप्टेंस नहीं है ना, अभी कॉमन आदमी में ये पता नहीं है कि कंपनी यहाँ पे ट्रेड के अलावा भी कुछ कर रही है। तो इसने क्या किया, कहने के लिए कि चलो नवाब भी तुम ही रहो और शासक जो मुग़ल बादशाह वो भी तुम ही रहो। अब पब्लिक को क्या पता कि हुआ क्या इनके साथ। तो क्या किया इन्होंने, 50 लाख रुपए लिए और बदले में शुजाउद्दौला को दे दिया अवध। अब ये पूरा का पूरा नहीं दिया, उसमें से कारा और इलाहाबाद उसको निकाल के किसको दे दिया, शाह आलम सेकंड को। कहा ये अवध रखो शुजाउद्दौला, और बदले में तो 50 लाख रुपए दोनों से लिए होंगे, और कारा और इलाहाबाद दे दो किसको, शाह आलम सेकंड जो तुम्हारा मित्र है। और जो तीसरा मित्र है मीर कासिम, उसको तो कुछ वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको तो बंगाल चाहिए। बंगाल किसके हाथ में आया, खुद कंपनी के हाथ में आया 1772 में, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई मीर कासिम की भी, ठीक है। बट ये जो युद्ध हुआ था ना, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कहते हैं कि इट वॉज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन। क्यों, क्योंकि अब कंपनी को यह पता चल गया था कि चाहे वो नवाब हो बंगाल और अवध का जो मेन सेंटर्स है, या फिर मुग़ल शासक हो, ये तीनों मिल के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तो राज करेंगे हम, ठीक है। सो ये जो इंसिडेंट है बक्सर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, जब आप मेंस में भी लिखेंगे ना, आर्टिकुलेट करेंगे अपने आंसर को, तो इस तरीके से आप ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। जो मेजर इवेंट्स है, जैसे कि आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री से देखेंगे, ठीक है, और ख़ास करके जब आप दिल्ली सल्तनत देखते हैं तो किस तरीके से जब दिल्ली सल्तनत आता है, कोई टर्क आता है यहाँ पे, किस तरीके से तकदीर बदलता है भारत का, दिल्ली पे शासन करना शुरू करता है कोई पहली बार, ठीक है, मुस्लिम रूलर, उसके बाद मुगल्स आए, फिर अंग्रेज़ आए। तो ये जो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कहते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कब मानी जाती है इन जनरल, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो ये सब क्यों माना आता है, क्योंकि उसके बाद मुगल, लेटर मुगल जिसको कह लिया, मुगल सेकंड पार्ट कर लिया 2.0, वो कमज़ोर हो गया था औरंगजेब के बाद, है ना। वो चाहे जो भी औरंगजेब की पॉलिसी जो, और भी बहुत सारे कारण हैं, वो हम लोग बाद में कभी देखेंगे। तो ये जो इंसिडेंट्स है ये आपको ध्यान रखना है, तो मेंस भी आपके लिए आसान हो जाता है जब आप लिखते हैं तो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। तो इसके अलावा जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा था उसकी दीवानी भी दे देगी। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था वो आपको याद रखना है 1765 में, वहाँ से जब वापस आया ना इंग्लैंड से, तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया, इलाहाबाद में ट्रीटी हुआ था इसलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और उसमें क्या हुआ, 50 लाख रुपये लिए, मतलब कुछ रुपये लिए, आपको याद रखना है 50 लाख, 17 लाख, 10 लाख, आपको ये सब नंबर्स नहीं याद रखना है, इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, बहुत सारी सोर्सेज से लेके लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसने कुछ पैसे लिए, उसके एवज में क्या दिया, अवध वापस दिया, किसको, शुजाउद्दौला को, ठीक है। और शाह आलम सेकंड को क्या दिया, वहीं से निकाल के कारा और इलाहाबाद, क्योंकि वहीं तो थे ये शाह आलम सेकंड। मीर कासिम को वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपको पसंद है वो तो हमें पसंद है। क्या पसंद है, बंगाल, ठीक है, तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से ख़त्म हुआ बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रखें, जो बक्सर का युद्ध है उसके बाद जो मीर मोहम्मद कासिम खान है उसको बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था, और इसी के साथ जो राजा धीराज नारायण है उसको दीवान नियुक्त किया गया था,
तो ये पूरा आज जो हम लोगों ने देखा, ये देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बिहार की पृष्ठभूमि मॉडर्न हिस्ट्री की। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो मेजर इवेंट्स हैं 1857 या उसके बाद जो इंसिडेंट्स हम लोग देखते हैं। फिर आगे चल के जो छोटे छोटे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए तो उसको देखेंगे, क्योंकि मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स आप देखेंगे कि झारखंड बिहार जो अनडिवाइडेड बिहार था उस समय यहीं पे चल रहा था, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स को भी हम लोग कवर करेंगे। जो बिग इवेंट्स हैं जो इंडिया लेवल पे हो रहे थे, एक्चुअली उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट बिहार ने प्ले किया था, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग अगले कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कंटिन्यूसली स्टडी करें आप लोग और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।